ने कहा एक बड़ी चीज की भाई अभी कोविड लाइक सिचुएशन है, तो मैं ठीक है सरकार अपना क्या करेगी, जनता को क्या करना वो उसको अलग रखा जाए अभी फिलहाल। लेकिन बाजार के लिए अगर कहें कोविड लाइक सिचुएशन है तो वो कौन सी स्ट्रेटजी जो कोविड के दौरान इन्वेस्टर्स ने अपनाया था और अभी वही स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, या फिर कौन सी स्ट्रेटजी कोविड के दौरान अपनाया था उसको अभी नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, कोविड एक बहुत ही अलग सिचुएशन थी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लॉकडाउन था, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी गनीमत है ऐसी सिचुएशन नहीं है और मैं चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन कभी आए भी ना। पर हम्म। उस टाइम क्या हुआ था कि हमने भी चर्न किया था काफ़ी जो स्टॉक्स थे हमारे पोर्टफोलियो में जो कि एंटरटेनमेंट या डाइनिंग या ऐसे जो आउटडोर एक्टिविटी के थे, ट्रैवल हम्म। के थे, उनको निकाल के डिजिटल ओरिएंटेड कंपनीज में फोकस किया था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जो मेरे को एक मौका मिला फिर से बताने का कि उस टाइम पे हमने स्विच किया था फ्रॉम फिजिकल स्टॉक्स टू डिजिटल स्टॉक्स और वो स्ट्रैटेजी हम्म। बहुत अच्छी काम में आई। तो एक क्राइसिस था एक सेक्टर में पर अपॉर्चुनिटी बने दूसरे सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बिल्कुल यही थीसिस सेक्टर्स बदल जाएंगे इसमें, पर अपॉर्चुनिटी उसी तरह की मिलेगी। अब वो इन्वेस्टर्स की समझ पे है कि वो कहाँ से निकल के और कहाँ पे जाएं, पर हम्म। अपॉर्चुनिटीज रिटर्न बनाने की डेफिनेटली मिलेंगी चर्न में। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। इस पे मैं आगे भी चल के बाकी मेहमानों से चर्चा करूंगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ दिख रही है, चूंकि हर किसी के अपने इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन दो सवाल हैं, दो मुद्दे कह लें जो पूरे बाजार को परेशान कर रहा है। वॉर तो खैर चला ही आ रहा है, चल ही आ रहा है, वॉर में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ट्रम्प साहब के ट्वीट, कभी एक्सपोस्ट जो भी आते हैं उस पर अलग मामला है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस और रूपी, थोड़ा सा सुनील सुवर्णम साहब, आप मतलब एक प्रोफेसर की तरह बताइए मुझे, नॉट एज ए इन्वेस्टर, कि ये क्रूड ऑयल और रुपी हमारे लिए क्यों इतना टेंशन का चीज है शेयर बाजार के लिए? शेयर बाजार के लिए क्योंकि पहली चीज है कि 85% हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, वो बात है। तो वो क्रूड का डॉलर प्राइस से हमारी फिर डॉलर रुपी कन्वर्शन जो होती है, अभी रुपी का वीकनिंग कितना डबल डिजिट वीकनिंग हो गया है इस साल में देखे तो 95 पार करेगा अभी, राइट। तो लैंडेड प्राइस ऑफ ऑयल में और भी डबल धमाका हो जाता है, एक तेल की दाम की बढ़त और दूसरी लैंडेड रुपी कॉस्ट ऑफ द तेल, उसके ऊपर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बढ़त जो हुआ है, क्योंकि अभी घूम फिर के और मुझसे नहीं आ सकता है, तो तेल आ रहा है तो घूम फिर के रास्ते से आना पड़ेगा। चौथी बात है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट, इंश्योरेंस कंपनियां अब तेल के लिए इंश्योरेंस को भयंकर इन्होंने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि रिस्क भी बढ़ गया है। आज आपने सुना होगा ना, ईरान ने पाकिस्तान का एक वेसल के ऊपर मिसाइल लगा दिया, तो नेचुरली इंश्योरेंस का इंपैक्ट। तो इंडिया में मैंने कहीं पे पढ़ा कि एक्चुअली ये ऑयल का इंपैक्ट $150 के करीब आता है इफ यू लुक एट द एक्चुअल ग्राउंड लेवल में। तो ये इकोनॉमिकली हानिकारक है, मगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखे तो करीबन 30 to 35% ऑफ द स्टॉक्स इन द मार्केट आर समवॉट रिलेटेड टू ऑयल। क्यों इसको एक्सक्लूड करना है? खाली बैंकिंग और आईटी को, आईटी और थोड़ा बहुत फार्मा को, अगर इनको मार्केट से हटा दे, बाकी सबके स्टॉक्स के ऊपर एक ना एक असर इनपुट कॉस्ट के जो बढ़त है, आइदर डायरेक्टली बिकॉज क्रूड को यूज करते हैं जैसे पेंट, टायर, एविएशन, या फिर जिनके ऊपर पब्लिक का डिमांड, जैसे कहते हैं कि एलपीजी के शॉर्टेज के कारण रेस्टोरेंट्स ने अपना प्राइसेस हाइक कर दिया, तो कंजम्पशन के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा बिकॉज नेचुरली दाम बढ़ रहे हैं। तो थर्ड चीज इसमें क्या है कि आरबीआई की इस पॉलिसी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, जो मार्केट के लिए बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के ऊपर आरबीआई की पॉलिसी को गेस करने की कोशिश करता है। अब इस हालत में इन्फ्लेशन जितना भी गवर्नमेंट ने देखे, डीजल पे 10% का पूरा हटा दिया एक्साइज ड्यूटी, अब इसके बाद तेल का दाम बढ़ेगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? किसके ऊपर उसको धपाएगी? जो कॉस्ट फर्दर कॉस्टिंग, अब तक के लिए उन्होंने अपने बैलेंस शीट पे अब्सॉर्ब कर लिया है। तो वो चीज अगर लेके चले तो रेट सेंसिटिव में अब इन्फ्लेशन तो 5% को पार कर आसान दिख रहा है, शायद 6 भी पार कर ले। आरबीआई क्या रेट हाइक करेगी, ये सवाल उठता है। मेरा मानना नहीं होगी क्योंकि ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड की नहीं है, तो रेट पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग डाउन इन्फ्लेशन। बट रेट पॉज और रेट कट तो भूल जाइए, राइट। तो नेचुरली पूरा रेट सेंसिटिव सेक्टर जो स्टॉक मार्केट में है, रियल्टी से लेकर होम लोन, बैंकिंग, एनबीएफसी, सबके ऊपर उसका इंपैक्ट होता है। फिर तीसरा बात मार्केट के लिए क्या है कि
ये रुपी का वीकनिंग एग्जिस्टिंग एफआईएस की जो होल्डिंग होती है उसमें क्या होता है, मार्केट होके एल्गोरिथमिक बाय सेल होते हैं। तो रुपी की वीकनिंग के कारण उनकी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रही है, रुपी का वीकनिंग से उनकी पोर्टफोलियो डाउन होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट जो लेवल्स है वो रीच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी सेलिंग आके मार्केट को हानिकारक करता है। नंबर 1। नंबर 2, हर एक एल्गोरिथमिक ट्रेड में ये होता है। दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट की एक नंबर उसमें डालते हैं। आप जरूर फिस्कल डेफिसिट का नंबर 4.4 से 1% सम प्रोपोर्शन ऑफ एफआईएस ने मान लिया होगा कि ये मीट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि 100%, मे बी 20%, तो उनके हिसाब से जब ये डालते हैं। और फाइनल में बात कहूं इसमें क्या है कि मार्केट की गिरावट के पीछे, क्योंकि ये मार्केट की बात करेंगे, जब तेल का दाम बढ़ता है और करेंसी भी वीक होती है, तो इसमें खाली डरते हुए पैसा निकालने वाले एफआईएस नहीं है, इसमें इस गिरावट में प्रॉफिट देखते हुए, मौका देखते हुए शॉर्ट सेलर्स की बात आती है। ये शॉर्ट सेलर डर के मारे निकल रहे हैं, ये शॉर्ट सेलर उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक प्रॉफिट हो रहा है। क्लैरिटी आती है कि इस देश की हालात खराब है, तो आपको कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसकी थोड़ी इमीडिएट फ्यूचर खराब रहेगी। तो शॉर्ट करने का जो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में देखिए, तो शॉर्टर्स के कारण मार्केट ज्यादा गिरा है एज कंपेयर टू। और मैंने फाइनली ये बताऊं, कैश मार्केट की डेटा मेरा निकला है, मंथ टू डेट 1,12,000 करोड़ एफआईएस की सेलिंग रही है, मगर ये पूरा का पूरा सब सेलर्स नहीं है, इसमें 35% बायर्स है, 65% सेलर्स। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म आउटलुक वाले हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सब होता है कि जब एक शॉर्ट टर्म नियर टर्म हादसा दिखती है, तो जब दबते हुए मार्केट के ऊपर ये एलिवेटेड प्रेशर, क्योंकि इकोनॉमी तो ये 35% अभी भी एफआई जो है वो खरीद रहे हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म में है, वो खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो पंकज जैन साहब, मतलब कि जब एफआई भी लॉन्ग टर्म वाले खरीद ही रहे हैं, तो हम आप भी खरीदें। देखो लक्ष्मण जी, वी हैव टू एक्सेप्ट द डाटा, जो डाटा हमारे सामने हैगा, और हमें क्या होता है, आंख नहीं बंद करनी चाहिए शतुर्भुज की तरह, कि जो हमारे को अच्छा देखना चाहते हैं वही देखें, एंड जो एक्चुअल रियलिटी है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, उसको ना देखें। सो इस टाइम मार्केट में डिस्ट्रेस है, इस टाइम डेफिनेटली अक्रॉस द ग्लोब, मैं खाली एक अगर इंडिया की भी ना बात करें, अक्रॉस द ग्लोब आई थिंक ट्रेंड ऐसा है कि सिट ऑन लिक्विडिटी, क्रिएट लिक्विडिटी। अगर आप देखें पिछले दिनों 2-3 बड़े दिग्गज इंटरनेशनल फंड्स, जिसमें से कुछ एक मैं ब्लैकस्टोन के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, सिटी बैंक के एक बहुत बड़े फंड के बारे में, इवन दे हैव सीन एक्सट्रीम रिडेम्पशंस, वो और उस रिडेम्पशन में उनको, जबकि वो चार्टर में नहीं था, दे हैव टू सॉर्ट ऑफ एक 5% का कैप लगाना पड़ा कि इस परचेज के इस पीरियड के दौरान आप 5% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, तो वो और सेंटीमेंट ख़राब करता है। दैट शोज़ कि मार्केट में लिक्विड करने की टेंडेंसी और ज़्यादा है। सो आई थिंक इस टाइम सिनेरियो काफ़ी वॉलेटाइल हैगा, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ सिट ऑन लिक्विडिटी। तो जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि भाई हमारे को जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए, एंड जो नॉट सो गुड स्टॉक्स हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। बट वी एज अ ब्रोकर आई थिंक इट्स ईजियर सेड एंड डन। अगर हम देखें जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मिड कैप स्टॉक विद डिसेंट क्वालिटी, उनमें ऑलरेडी 60 से 70% का इरोजन आ चुका है। सो फॉर अ एवरेज इन्वेस्टर टू बुक to sell out after having lost about 60 to 70%, इमोशनली आसान नहीं होता। उस 60-70% को लॉस को बुक आउट करके टू गेट इनटू अ गुड क्वालिटी स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक में आसान नहीं होता है ये। सो वन टेंड्स टू गेट इनटू अ शेल, और हमारा भी ये होता है कि भाई इस तरह के इन्वायरमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन को करो, मैं बार बार ये मंत्र है, एंड क्या निबलिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसमें निबलिंग कर सकते हैं दोबारा से। आई थिंक बैंक्स को जो पिछले साल एक बहुत दिक्कत हो रही थी कि एफडीज में पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था, आई थिंक दे में सी ए सिनेरियो जब एफडीज में पैसा वापस आएगा, और हमें एक 2-3 चीज़ों का और आभास अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा ऑन अ नेगेटिव साइड, कि जो एनबीएफसी कंपनी थी विच वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल,
बट दे वर लार्जली केटरिंग टू, जैसे होता है कि एमएसएमई सेक्टर्स या स्मॉलर सेक्टर्स या स्मॉलर रिटेल, वहां पर एक डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में, जो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो एक मल्टीपल इश्यूज हैंगे ये, क्रूड को लेके, डॉलर को लेके, रेमिटेंसेस को लेके, एफआईएस की आउटफ्लो को लेके, एंड हमें नहीं भूलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा एक डेंट सा मिल सकता है, चाहे वो एनर्जी की कॉस्ट से लेके हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से लेके हो, कंजम्पशन को लेके हो। ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था कि जो सिरेमिक इंडस्ट्री है गुजरात की, बहुत सीरियसली आई थिंक 20-30% या 40% उनकी गैस कर्टेल हो गई। सो इट्स अ वेरी कैस्केडिंग काइंड ऑफ सिनेरियो। और ये वॉर अगर अगले 2-4-5-10 दिन में बंद हो भी जाती है, आई थिंक विच इज मोर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, बट वी मे सी अ शार्प पुल बैक, बट फॉर द इकोनॉमी टू रोर बैक, टू कम बैक इन टू टर्म्स, उसमें समय लग सकता है। क्रूड जो अब 105, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, वाइल्ड बातें आती हैं। हाँ, दरअसल अगर वॉर खत्म भी हो गया, क्रूड 130, 140, 150 भी हो सकता है।